स्टूडेंट्स 12th बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में लेसन नंबर 5 प्लांट वाटर रिलेशन का आज पार्ट 5 मतलब पीरियड नंबर 5 चलेगा। जो कल की लास्ट ऑनलाइन क्लास थी, उस कल की लास्ट ऑनलाइन क्लास में प्लाज्मोलाइसिस, एंडीप्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव कुंचन एवं जीव द्रव विकुंचन इसके बारे में अध्ययन किया था। जो ऑस्मोसिस टॉपिक चल रहा था, उस ऑस्मोसिस में उसका इंपॉर्टेंस शेष बचा हुआ था। इसलिए सबसे पहले आज ऑस्मोसिस का इंपॉर्टेंस करा के आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक बार इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस लिख लेते हैं, उसके बाद में आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट डालेगा परासरण का महत्व। परासरण का महत्व पॉइंट क्या डालना है? परासरण का महत्व। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइएगा। जड़ों में मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण द्वारा होता है। जो प्लांट्स होते हैं ना, सभी पादपों में क्या पाई जाती है? मूल पाई जाती है। और मूल का मुख्य कार्य क्या होता है? मूल का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। क्योंकि मूल होती है ना, उस मूल में मूल रोम पाया जाता है। और ये मूल रोम होते हैं ना, ये मूल रोम ही क्या करते हैं? किसी का जल का अवशोषण करते हैं। और जल के अवशोषण के बाद में प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर्शाता है। इसलिए इनके जो मूल रोम द्वारा जो जल का अवशोषण होता है ना, ये जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? ये जल का अवशोषण परासरण के द्वारा ही संपन्न होता है। परासरण के द्वारा कुछ घुलनशील खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है। क्या होता है? जो घुलनशील जो खनिज लवण होते हैं ना, उन घुलनशील जब पानी का अवशोषण होएगा, तो पानी के अवशोषण के साथ साथ क्या होता है? कुछ मात्रा में जो खनिज लवण होते हैं ना, उन खनिज लवणों का भी क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। और जब खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है, तो प्लांट्स को वृद्धि करने में आसानी होती है। कोशिका स्फीति, कोशिका स्फीति जानते हो? अभी आगे बताएंगे भी। दो होती है, एक होती है स्लथ कोशिका और एक होती है स्फीत कोशिका। अपन ने जब एंडोप्लाज्मोलाइसिस पढ़ा था, अंत्यप्राशन क्रिया पढ़ी थी, तो मैंने आपसे कहा था कि किशमिश को पानी में डालते हैं, कही थी ना उस दिन। और जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है। जब मार्केट से अपन किशमिश लाते हैं और किशमिश पिचकी होती है ना, उसको तो कहते हैं स्लथ अवस्था, कहते हैं उसे स्लथ अवस्था। और जब वो पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद वो फूल जाती है ना,
तो फूलने वाली जो अवस्था होती है ना वो कौन सी होती है, स्फीत अवस्था होती है। और फूलती कब है, जब उसमें प्राशन क्रिया होगी। तो कोशिका का स्फीत अवस्था बनाए रखना, जो तरुण कोशिकाओं की वृद्धि होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो प्राशन पर ही निर्भर करती है। इसलिए अपने पास जो स्फीत कोशिकाओं की स्फीत अवस्था होती है या तरुण कोशिका होती है, इनकी वृद्धि के लिए भी प्राशन सहायक होता है। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया भी परासरण पर निर्भर करती है। रंध्रों का खुलना बंद होना, अभी आगे पढ़ेंगे, वो सिद्धांत पढ़ेंगे इसके। रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि है, वहां सिद्धांत पढ़ेंगे, वहां को बताएंगे किस प्रकार से ना प्राशन क्रिया द्वारा रंध्र कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। के+n का सकरण है, स्टार्चमन सिद्धांत अवस्था है, दोनों सिद्धांतों को पढ़ेंगे। और जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कब तो रंध्र खुलते हैं और कब बंद होते हैं। आप तो ध्यान रखिएगा, केवल प्राशन क्रिया होती है ना, ये प्राशन क्रिया रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया होती है इसका नियमन करता है। अपने पास जो प्लांट्स होते हैं ना, पादपों में हिमीकरण और जो शुष्कन, पादपों में हिमीकरण व शुष्कन के प्रति प्रतिरोधकता अधिक प्राशन के कारण होती है। कुल मिला के ये कहें कि ये पादपों में जो हिमीकरण होता है, हिमीकरण मतलब जब कई बार बर्फ जम जाती है, या शुष्कन मतलब कई बार जब प्लांट सूखने की अवस्था में होता है, तो उस अवस्था से बचाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्राशन ही उस समय से बचाने के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रूट्स हैं, पत्ती हैं, फल हैं, इनके निश्चित आकार आकृति बनाने में क्या होता है, प्राशन क्रिया सहायक होता है। पत्ती, पुष्प व फलों की आकृति को निश्चित बनाए रखने में सहायक होता है। क्या होता है, जो अपने पास जो पत्ते होती हैं, पुष्प होते हैं, फल होते हैं, इनकी जो निश्चित आकृति होती है ना, उस निश्चित आकृति को प्राशन क्रिया उत्पन्न करता है। ये कह सकते हैं कि इनमें प्राशन क्रिया द्वारा निश्चित आकार एवं आकृति उत्पन्न होती है। ये अपन क्या पढ़ रहे थे, अपने पास ये प्राशन के महत्व थे। जल का अवशोषण है, खनिज लवणों का अवशोषण है, कोशिका विकसित अवस्था में रंध्रों का बंद होना, खुला होना है, या इनकी निश्चित आकृति प्रदान करना है। ये जो सब क्रिया होती है ये किस पे डिपेंड करती है, ये सब प्राशन पर डिपेंड करती हैं। एक और लिख लीजिएगा, वैसे बहुत हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 बहुत हो गए हैं, लेकिन लिख लो एक, बीजों में फलों के प्रकीर्णन व स्फुटन में परासरण सहायक होता है। ये है अपने पास इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का महत्व। केवल पूछ लेता है, 2 नंबर पूछ लेता है, इनमें से कोई चीज पूछ लेता है कि पादपों में बीजों फलों का प्रकीर्णन होता है मिश्रण द्वारा, प्राशन द्वारा, चूषण द्वारा, जल विभव द्वारा, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं।
तो आपको वहां ध्यान रखिएगा कि अपने पास जो प्राशन क्रिया होती है ना, ये प्राशन क्रिया ही क्या करती है, बीजों के प्रकीर्णन में सहायक होता है। तो अपने पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस टॉपिक कंप्लीट होने के साथ में इसका इंपॉर्टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। और आप पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के दाब, इनको नोट किए, और नोट करने के बाद में इनको सबसे पॉइंट डालेगा प्राशन का महत्व, और पॉइंट डालने के बाद में इन सब पॉइंट्स को नोट करना है। टॉपिक डालो विभिन्न प्रकार के दाब। टॉपिक क्या डालना है, विभिन्न प्रकार के दाब। जो अपन पराशरण पढ़ रहे हैं ना, और अपने प्राशन क्या कहा है, प्राशन का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने, कि अपने पास जब 2 विलयन के बीच में क्या हो, 2 विलयन हो और दोनों की सांद्रता अलग अलग हो, इनके बीच में जो अणुओं का जो आदान प्रदान क्रिया होगी ना, किसके द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली से जो अणुओं का जो आदान प्रदान होता है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन प्राशन कहते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, ये प्राशन कहलाती है। अब ये प्राशन क्रिया कैसे संपन्न होती है, इसका एक्सपेरिमेंट पे अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन जब ये प्राशन क्रिया कब तक होगी, कब तक पानी प्रवेश करेगा, कब तक नहीं करेगा, ये सब चीज डिपेंड होती है, वो होती है दाबों पर निर्भर। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा, या अपन क्वेश्चन पूछते भी हैं कि जब अपन किशमिश को पानी में डालते हैं तो एक निश्चित अवस्था के बाद में वो पानी में फूलना बंद कर देती है। ऐसा नहीं है कि पानी की कमी हो, एक मैक्सिमम कंडीशन के बाद में, उसके बाद में पानी का अवशोषण नहीं करती है। वो पानी का अवशोषण क्यों नहीं करती है, उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के दाब उत्पन्न हो जाते हैं, और उन दाब के कारण ही पराशन क्रिया बंद हो जाती है। तो वो पराशन क्रिया कब तक होएगी, कब तक नहीं होएगी, ये सब चीज किस पे डिपेंड करती है, ये करती है दाब पर निर्भर। इसलिए अपन ये पढ़ते हैं कि ये दाब कौन कौन से होते हैं जिसके कारण पराशन क्रिया संपन्न होती है, प्राशन क्रिया रुक जाती है। ये सब चीज डिपेंड होती है दाब पर। इसलिए सबसे पहले अपन दाब पढ़ेंगे, वो कौन कौन से दाब है। एक बार नाम बता देता हूं मैं। एक आएगा अपने स्फीति दाब, इसको बोलते हैं टर्ब्यूलेंट प्रेशर, टीपी। इनके शॉर्ट में नाम जरूर लिख लीजिएगा, टीपी, टर्ब्यूलेंट प्रेशर बोलते हैं इसको। आपका दूसरा आता है भित्ति दाब, इसको बोलते हैं डब्ल्यूपी, इसको बोलते हैं वाल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, डब्ल्यूपी वाल प्रेशर। तीसरा आता अपने पास में है पराशरण दाब, इसको बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर, ओपी। कहते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर, ओपी। और नंबर 4 आता है विसरण दाब न्यूनता, इसको बोलते हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। ये 4 प्रकार के दाबों को पढ़ना है। एक पढ़ेंगे स्फीति दाब,
टीपी, एक पढ़ेंगे भित्ति दाब डब्ल्यूपी, एक पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और एक पढ़ेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। ये 4 प्रकार के दाबों को पढ़ना है और ये 4 प्रकार के दाब किस प्रकार से प्राशन क्रिया का नियमन करते हैं, इस चीज का अध्ययन अपन इन्हीं दावों के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले अपन नंबर 1 पॉइंट अपन डाले, सबसे पहले पॉइंट डालेगा विभिन्न प्रकार के दाब। पॉइंट डालिया और पॉइंट डालने के बाद में नीचे लिखिएगा कि पादपों की जीवित कोशिकाओं में प्राशन क्रिया के संपन्न हेतु निम्न प्रकार के विभिन्न दाब उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में इन चारों के नाम लिखिए। नंबर 1 स्फीति दाब, नंबर 2 भित्ति दाब, नंबर 3 प्रासरण दाब और नंबर 4 विसरण दाब न्यूनता। चारों के नाम लिखने हैं और नाम लिखने के बाद में आप पॉइंट नंबर 1 डालना है। नंबर 1 डालना है स्फीति दाब। इसको क्या कहते हैं? टर्ब्यूल प्रेशर। क्या कहते हैं इसे? टीपी। इसको कहते हैं टर्ब्यूल प्रेशर। अपने पास जो स्फीति है, सबसे पहले सुनो कि स्फीति क्या है, दाब क्या है। मैंने अभी भी आपसे कहा है कि अपने पास जो किशमिश होती है ना, एक तो इस प्रकार की होती है और एक किशमिश होती है ना, पानी में डालने बाद में इस प्रकार की होती है, फूल जाती है। इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है ना, इनको तो कहते हैं स्लथ अवस्था। क्या कहते हैं इसे? इसे तो कहते हैं स्लथ अवस्था और इसे कहते हैं स्फीत अवस्था। क्या कहते हैं इसे? इसे कौन कहते हैं? स्फीत अवस्था। जब कोशिका फूल जाती है तो किस अवस्था में जाती है? वो स्फीत अवस्था में आ जाती है। और जब कोशिका सिकुड़ी होती है ना, तो उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? स्लथ अवस्था कहते हैं। अपने पास बात किसकी आ रही है? यहाँ स्फीत क्या आ रही है। स्फीत का मतलब फूलना हुआ, और फूलेगी कब? जब उसमें पानी का अवशोषण होगा तो ये क्या हो? फूलेगी। और अपन ने किशमिश में अंत्यप्राशन पढ़ा था कि जब किशमिश को अपन अधोपराशरी विलयन में डाल देते हैं, शुद्ध जल में डाल देते हैं, तो डालने के बाद में पानी का अवशोषण होता है और पानी का अवशोषण होने के बाद में वो किशमिश पानी में फूल जाती है। जैसे अपन ने किसी जलपात्र में किशमिश को डाला और किशमिश को डालने के बाद में पानी अंदर प्रवेश करेगा और पानी अंदर प्रवेश करते ही किस अवस्था में आ गई है? ये स्फीत अवस्था में आ गई। अब ये बताओ, जैसे अपन इसके अंदर पानी जाएगा, जैसे इसके इस कोशिका के अंदर पानी जाएगा तो पानी जाएगा तो ये फूलेगी, फूलेगी फूलेगी। जब ये फूलेगी ना, तो ये अंदर से बाहर की ओर दाब डालेगी, नहीं डालेगी? ऐसे में सुनो, ये अपने पास कोई स्लथ कोशिका थी और जैसे ये फूलेगी तो पानी अंदर जाएगा तो फूलेगी, तो दाब बाहर डालेगी, अंदर डालेगी? तो जैसे कोई चीज अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा, तो ये पानी बाहर की ओर दाब डालेगा, नहीं डालेगा? यूं डालेगा ना बाहर की ओर दाब। इस कोशिका में जो ये बाहर की ओर इसके फूलने के कारण जो बाहर की ओर दाब लग रहा है ना, इस दाब को क्या कहते हैं? स्फीति दाब कहते हैं। चलो छोड़ो, आपने बर्थडे पार्टी मनाई होगी, कोई शादी समारोह के होंगे, आपने गुब्बारा देखा है। उस गुब्बारे में क्या बढ़ते हैं अपन? हवा बढ़ते हैं। जब उसमें अंदर हवा बढ़ते हैं तो गुब्बारा फूलता है। गुब्बारा कब फूलेगा? जब अंदर जो हवा भरी है वो अंदर हवा बाहर की ओर जो उसमें दाब डालेगी तो ये तो गुब्बारा फूलेगा। तो उस हवा के द्वारा अंदर से बाहर की ओर जो दाब उत्पन्न किया जाता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? स्फीति दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपन स्फीति दाब कहते हैं। इसी प्रकार से जब कोई भी स्लथ कोशिका होती है और उसके अंदर पानी प्रवेश करता है
तो पानी प्रवेश करने के बाद में जो बाहर की ओर जब दाब डालती है ना भित्ति पर, उसे अपन क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। ये स्फीति दाब कब उत्पन्न होएगा, जब तक कोशिका पूर्ण रूप से कंप्लीट स्फीत अवस्था में नहीं आ जाती है, जब तक लगातार पानी का अवशोषण होता रहेगा। अब स्फीत दाब तो बढ़ता रहना चाहिए, फूट जानी चाहिए, लेकिन फूटेगी नहीं, क्यों? क्योंकि अपने पास और भी दाब है, वो दाब इस दाब को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसको पढ़ेंगे अभी आगे। भित्ति दाब होता है, वो भित्ति दाब स्फीति दाब को जीरो कर देता है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है, स्फीति वाला फूलना, फूलने के कारण जब कोई भी कोशिका अंदर से पानी अवशोषण के कारण फूलती है, तो अंदर से बाहर की ओर वृत्ति पर डाला गया जो दाब होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। ये दाब हमेशा अंदर से बाहर की ओर ही लगता है, इसे कहते हैं नंबर 1 स्फीति दाब। आगे समझ में? आपको ये ध्यान नहीं रहे तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुब्बारा होता है, उसमें अंदर हवा डालते हैं, तो अंदर हवा बाहर की ओर दाब डालती है, उसके बाद में गुब्बारा फूलता है। तो हवा के द्वारा अंदर से बाहर की ओर जो दाब उत्पन्न किया गया ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। देखो इसमें पॉइंट डालो, स्फीति दाब। देखो इसमें लिखो, जब किसी स्लत कोशिका को जल में डाला जाता है, तो उसमें अंतःपरासरण होता है, अंतःपरासरण होता है, जिससे कोशिका धीरे धीरे स्फीत अवस्था में आने लगती है। किस अवस्था में आने लगती है? वो स्फीत अवस्था में आने लगती है। पूर्ण स्फीत कोशिका में अवशोषित जल के अणुओं के कारण, पूर्ण स्फीत कोशिका में अवशोषित जल के अणुओं के कारण बाहर की ओर भित्ति पर उत्पन्न दाब स्फीत दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? स्फीत दाब कहलाता है। जब पूर्ण स्फीत कोशिका हो जाती है, तो जो जल के अणुओं का अवशोषण हुआ है, वो जल के अणु क्या करते हैं, जो बाहर की ओर भित्ति पर दाब डालते हैं। कहां से? अंदर से बाहर की ओर डालेंगे, तो अंदर से बाहर की ओर जो भित्ति पर दाब डाला जाता है ना, वो दाब क्या कहलाता है? वो स्फीति दाब कहलाता है। ये स्फीति दाब होता है ना, ये दाब हमेशा अंदर से बाहर की ओर उत्पन्न होता है। होता हमेशा अंदर से बाहर की ओर उत्पन्न होता है। एक पूर्ण स्लत कोशिका में
एक पूर्ण स्लग कोशिका में स्फीति दाब न्यूनतम होता है। एक पूर्ण स्फीत कोशिका में स्फीति दाब अधिकतम होता है। क्या सुना है? देखो काम चीज मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखे हैं। जब स्फीति दाब कब उत्पन्न होगा? जब अपन किसी भी स्लग कोशिका को पानी में डालेंगे, तो पानी में डालने के बाद में अंतःप्राशन क्रिया संपन्न होगी, और जब अंतःप्राशन क्रिया होगी तो पानी का अवशोषण होगा, और जब पानी अंदर जाएगा तो कोशिका फूलेगी। तो उन जल के अणुओं के द्वारा अंदर से बाहर की ओर जो दाब उत्पन्न किया जाता है ना, वो दाब क्या कहलाता है? वो स्फीति दाब कहलाता है। ये दाब हमेशा अंदर से बाहर की ओर ही लगता है। एक पूर्ण स्लग कोशिका वाला, एक पूर्ण पिचकी हुई कोशिका होती है ना, उसमें स्फीति दाब न्यूनतम होगा, क्योंकि पिचकी होगी तो पिचकी कोशिका तो बाहर दाब कैसे डालेगी? तो सीधी सी बात है, चीज जितनी ज्यादा पिचकी हुई होगी ना, उसमें स्फीति दाब उतना ही न्यूनतम होगा। और एक पूर्ण स्लग मैक्सिमम फूलने के बाद में जो बाहर से अंदर की ओर जो मैक्सिमम दाब लगाया जाता है ना, वो स्फीति दाब क्या होता है? वो अधिकतम होता है। इसलिए स्लग कोशिका में स्फीति दाब क्या होता है? न्यूनतम होता है। और अपने पास जो पूर्ण स्फीत कोशिका होती है, उसमें स्फीति दाब क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर टॉपिक? नंबर 1 पॉइंट क्लियर। प्रेशर, स्फीति दाब क्लियर। ध्यान रखना चाहिए हमेशा अंदर से बाहर की ओर लगेगा। कंप्लीट पॉइंट डालो और इसको सेम जो लिखना है, यहां से लेकर के यहां तक इसको कंप्लीट लिखना है। पॉइंट उतारिए इसको। दूसरा था अपने पास भित्ति दाब, इसको कहते हैं वॉल प्रेशर, WP कहते हैं, वॉल प्रेशर WP कहते हैं। देखो अभी भी जस्ट पढ़ा था कि जब कोशिका पूर्ण स्फीत होती है, क्या होती है? कोशिका पूर्ण स्फीत होती है, तो पूर्ण स्फीत होने के कारण अंदर से बाहर की ओर कौन सा दाब उत्पन्न होता है? जिसको अपन स्फीति दाब कहते हैं। ये स्फीति दाब कब तक होगा? जब तक अंतःप्राशन क्रिया होगी। जब तक अंतःप्राशन क्रिया होती रहेगी, जब तक ये बाहर की ओर दाब डालेगा। लेकिन बाहर की ओर दाब डालेगा तो कोशिका फूट जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जब ये अंदर से बाहर की ओर, ये क्या हो गई? ये भित्ति हो गई। क्या हो गई? जब इसके द्वारा अंदर से बाहर की ओर दाब उत्पन्न किया जाता है, तो इस भित्ति द्वारा इस दाब को रोकने के लिए बाहर से अंदर की ओर दाब लगाया जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं भित्ति दाब। जब स्फीत कोशिका के कारण जब स्फीति दाब उत्पन्न होता है, तो स्फीति दाब को रोकने के लिए इसके विपरीत भित्ति द्वारा जो दाब लगाया जाता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? भित्ति दाब कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे पिछली बार टॉपिक्स में एग्जांपल दिया था कि जब तक आप मैक्सिमम हवा डालोगे
एक निश्चित अवस्था तक गुब्बारा फूल जाएगा। और जो गुब्बारा फूला है ना, जब तक उसकी बाह्य भित्ति के बराबर दाब उत्पन्न हो जाएगा, जब तक तो फूटेगा नहीं। लेकिन आप यदि स्फीत दाब में और हवा भरोगे, यदि भित्ति का दाब कम हो गया तो गुब्बारा फूट जाएगा, और यदि भित्ति का दाब ज्यादा हुआ और स्फीत दाब कम हुआ तो गुब्बारा नहीं फूटेगा। इसीलिए क्या होता है कि जब किसी भी कोशिका को पानी में डालते हैं तो पानी के अणु जब तक प्रवेश करेंगे जब तक भित्ति दाब एक मैक्सिमम नहीं हो जाता है। जब भित्ति दाब और स्फीत दाब जो दोनों बराबर हो जाते हैं उसके बाद में जल का अवशोषण नहीं होता है। जब अपने पास स्फीत दाब रुक जाएगा, किसके कारण? भित्ति दाब के कारण। जब स्फीत दाब रुक जाएगा और स्फीत दाब रुक गया तो पानी का अवशोषण नहीं होगा। पानी अवशोषण नहीं होगा जब तो रुकेगा, और पानी लगातार अवशोषित होएगा तो स्फीत दाब लगातार बढ़ेगा। इसलिए क्या होता है, जब स्फीत दाब को रोकने के लिए बाहर से भित्ति द्वारा अंदर की ओर जो दाब लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे भित्ति दाब कहते हैं। जब स्फीति कोशिका द्वारा स्फीत कोशिका द्वारा अंदर से बाहर की ओर स्फीति दाब उत्पन्न किया जाता है तो भित्ति में इस स्फीति दाब के विपरीत तो भित्ति में इस स्फीति दाब के विपरीत दाब उत्पन्न हो जाता है। अतः भित्ति द्वारा उत्पन्न किए गए दाब को ही भित्ति दाब कहते हैं। जो भित्ति द्वारा ये दाब उत्पन्न किया गया ना, ये दाब ही क्या कहलाता है? ये भित्ति दाब कहलाता है। यह दाब हमेशा बाहर से अंदर की ओर लगता है। जैसे जैसे कोशिका की स्फीति अवस्था बढ़ती है, वैसे वैसे कोशिका में भित्ति दाब बढ़ता है।
जैसे जैसे कोशिका स्फीत होगी, जैसे स्फीत होगी तो स्फीता बढ़ेगा, और स्फीता को रोकने के लिए भित्ति द्वारा बाहर से अंदर की ओर दाब उत्पन्न लगाया जाएगा। तो जैसे जैसे स्फीत अवस्था बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भित्ति का दाब भी उत्पन्न होता जाता है। एक पूर्ण स्फीत होने के बाद में उस स्फीत दाब को रोकने के लिए भित्ति से बाहर की ओर जो अंदर दाब लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भित्ति दाब कहते हैं। तो दो प्रकार के दाब हो गए, नंबर 1 स्फीति दाब और नंबर 2 भित्ति दाब। इस स्फीति दाब के अगेंस्ट भित्ति द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भित्ति दाब कहते हैं। दो प्रेशर कंप्लीट हो गए, तीसरा प्रेशर डालिए। तीसरा डालिए प्रासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको कहते हैं प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी कहते हैं इसको। ये अपने पास जो प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण दाब किस प्रकार से उत्पन्न होता है। आपने प्रासरण क्रिया तो पढ़ी है ना। प्रासरण क्रिया क्या होती है, देखो अपने पास ये कोई जलपात्र है और इस जलपात्र में ये अपन ने अर्ध पारगम में ये क्या हो गया अपने पास, ये अर्ध पारगम झिल्ली हो गई। ठीक है, इधर आपने क्या भर दिया, सकरा गोल भर दिया, और इधर क्या भर दिया आपने, इधर भर दिया अपने जल, क्या भर दिया अपने जल। प्रासरण का मतलब क्या होता है, जब ये जल के अणु होते हैं ना, ये जल के अणु इस अर्धपारगम झिल्ली से इस शर्करा विलयन के घोल में जब ये जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। लेकिन ये कब तक जाएंगे, ये जल के अणु इस शर्करा में कब तक जाएंगे, ये तो नहीं कंटिन्यू जाते रहेंगे नहीं जाएंगे ना। कब तक, जब तक इन दोनों की सांद्रताएं बराबर नहीं हो जाती हैं, जब तक जल के अणु इस शर्करा विलयन घोल में, शर्करा के घोल में प्रवेश करते रहेंगे। अब देखो, जैसे मान लो एक कॉमन एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे मान लो एक जब प्रारंभिक अवस्था है, मान लो इसकी सांद्रता कितनी है, इसकी सांद्रता मान लो 5 है, इसकी सांद्रता कितनी हो गई 1, कुछ समय बाद इसकी कितनी हो गई 4, इसकी कितनी हो गई 2, इसकी कितनी हो गई 3, इसकी कितनी हो गई 4। अब जैसे ये 5 से 1 हुआ है, इसकी कितनी 4, इसकी कितनी 2, इसकी कितनी 3, इसकी कितनी हो गई 4। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर दोनों की सांद्रताएं डाई हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जिस अवस्था में इन दोनों की सांद्रताएं आधी आधी होती हैं, तब इनमें प्रासरण क्रिया बंद हो जाती है। तो प्रासरण दाब का मतलब क्या हुआ कि जब ये प्रासरण क्रिया होती है ना, तो इस प्रासरण क्रिया के दौरान जब ये जल के अणु इधर जाते हैं, इसमें शर्करा गोल में जाते हैं, तो इस शर्करा के गोल में इन जल के अणुओं को रोकने के लिए जो दाब उत्पन्न होता है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जल के अणु इधर गमन करेंगे तो लगातार इधर पानी जाएगा, तो इसकी सांद्रता लगातार धीरे धीरे बराबर होने लगेंगी। तो इन अणुओं को इस शर्करा के घोल में आने से रोकने के लिए इस घोल में जो दाब उत्पन्न होता है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। सुनो, जब अर्धपारगम झिल्ली से, ये तो आपने सुना है, अर्धपारगम झिल्ली से हमेशा जल के अणु शुद्ध से अशुद्ध की ओर प्रवाहित होंगे, राइट। अपने पास अपने एक साइड लिया पानी, एक साइड लिया चीनी का घोल। जब तक पानी में और चीनी में
जब तक दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाएंगी, जब तक चीनी के घोल में पानी बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक चीनी में पानी आता रहेगा, ये मान लूंगा आप तो। लेकिन ये कब तक आएगा, ये सांद्रता पर निर्भर करता है। और इन जल के अणुओं को आने से रोकने के लिए जो इस शर्करा के घोल में दाब उत्पन्न होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, प्राशन दाब कहते हैं। यही क्या कहलाता है, ये प्राशन दाब कहलाता है। जब शुद्ध जल के अणुओं का जब किसी विलायक में या विलयन में जल के अणुओं का प्रवेश होता है, तो उस घोल में इन जल के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए उत्पन्न दाब प्राशन दाब कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये प्राशन दाब कहलाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये प्राशन दाब कहलाता है। इसको लिख लीजिएगा एक बार। पॉइंट डालो, प्राशन दाब डालो पॉइंट, और प्राशन दाब डालने के बाद में लिखो क्या लिखो इसमें, जब अर्ध पारगम झिल्ली से दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों में परासरण क्रिया संपन्न होती है, तो जल के अणुओं का प्रवेश एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर होता है, अतः वह दाब, अब ध्यान से सुनिए क्या लिखेंगे, अतः वह दाब जो शुद्ध जल के अणुओं को विलयन में जाने से रोकने के लिए, वह दाब जो शुद्ध जल के अणुओं को विलयन में जाने से रोकने के लिए उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। अपने पास जो शुद्ध के चरणों को अर्धपारगम झिल्ली से दूसरी ओर जो विलयन होता है, उस विलयन में जो दाब उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। देख लो, इसमें लिखा देता हूं, अर्थात निश्चित होता हूं, अर्थात जब शुद्ध जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से दूसरी ओर
विद्यमान विलयन जब शुद्ध जल के अणुओं का आर्तपारगम झिल्ली से दूसरी ओर विद्यमान विलयन में जाने से रोकने के लिए विलयन में उत्पन्न दाब परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? ये परासरण दाब कहलाता है। आर्तपारगम झिल्ली के जो दूसरी ओर जलकण प्रवेश कर रहे हैं तो उन जलकणों को रोकने के लिए जो विलयन में दाब उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। पॉइंट डालिए और पॉइंट डालने के बाद में इन पॉइंट्सों को लिखिए। उतार लिया था। इसमें 2 पॉइंट्स और हमको लिख लो साथ साथ ही। परासरण दाब को ऑस्मोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? जो ऑस्मोमीटर होता है, इस ऑस्मोमीटर के द्वारा परासरण दाब को मापा जाता है। शुद्ध जल का परासरण दाब हमेशा शून्य होता है। क्या होता है? शुद्ध जल होता है। इस शुद्ध जल का जो परासरण दाब होता है ये हमेशा शुद्ध होता है। विलयन का परासरण दाब विलायक में उपस्थित है। विलय के अणुओं के समानुपाती होता है। परासरण दाब समानुपाती विलायक के विलय अणु, ये विलायक में उपस्थित है विलय अणु। ये 3 प्रेशर कंप्लीट हो गए। प्रेशर कंप्लीट हो गए और चौथा प्रेशर आता है विसरण दाब न्यूनता, इसको कहते हैं डीपीडी। ये जो विसरण दाब न्यूनता है इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पॉइंट विसरण दाब न्यूनता है और इन दाबों में संबंध दर्शाना, रिलेशन दर्शाना है। तो कल की जो क्लास है, कल की क्लास में लेसन नंबर जो 5 चल रहा है, इसका जो 4th पॉइंट है विभिन्न दाब में, इसको पढ़ेंगे और उसका संबंध भी दर्शाएंगे। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।